आज की क्लास का टॉपिक है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो आज हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रपति का इसमें हम लोग कुछ तथ्यात्मक जानकारी भी रख सकते हैं, जैसे कि भारत में जो पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था वो हुआ था 2 मई 1952 को। ठीक है, और इस बार 2022 का जो चुनाव है वो भारत का 16वां राष्ट्रपति चुनाव है। अभी हमारे भारत में जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका नाम है राजीव कुमार। यही जो है इन्होंने घोषणा इसका किए हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वो क्या है, संवैधानिक पद है। क्यों? क्योंकि इसका अनुच्छेद 52 में इस चीज का मेंशन किया गया। राष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 52 के तहत। और अनुच्छेद 53 में इस बात की चर्चा है कि संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। इसका माध्यम भारत के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति जो है इसका नेतृत्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत का जो राष्ट्रपति है वो हमारे देश का प्रथम नागरिक होते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से होता है। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 55 में किया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद जो है ना, अनुच्छेद 55 में इस बात की मेंशन किया गया है वोटिंग सिस्टम के बारे में कि भारत में जो है राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो किस सिस्टम से होगा, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी इसका जो प्रतिनिधित्व अनुपातिक रूप से एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। चलिए उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति का कैंडिडेट को हम देख रहे थे। जैसे मान लीजिए कि एक्स, वाई और जेड क्या है, ये 3 कैंडिडेट है राष्ट्रपति का। ठीक है, तो जैसे कि एक्स हो गया पहला व्यक्ति यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे वाई और तीसरा यहाँ पे है जेड। अब हमने जो चर्चा किया है कि अनुच्छेद 55 में इस बात की मेंशन किया गया है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से ही राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है। तो सपोज दैट मान लीजिए कि 9 वोट है, 9 व्यक्ति है जो वोट देने वाले हैं। ठीक है, तो 9 व्यक्ति जो वोट है इसमें क्या होगा कि 9 व्यक्ति को सभी को वोट देना है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का मतलब हुआ कि इसमें आपको वरीयता क्रम देना है। वो व्यक्ति क्या करेगा, जो 9 व्यक्ति है वो सभी को जो है वरीयता के हिसाब से चुनेगा। जैसे आप मान लीजिए कोई एक्स को पहला वरीयता दिया, कोई वाई को दूसरा दिया और जेड को तीसरा दिया। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि एक्स को जो वरीयता दिया वो 5 व्यक्ति यहाँ पे फर्स्ट प्राथमिकता देता है। ठीक है, और 2 व्यक्ति सेकंड को, व्यक्ति जेड को भी प्रथम वरीयता दिया। ठीक है ना, यानी कि 2 व्यक्ति इसको देता है प्रथम वरीयता और 2 व्यक्ति इसको देता है प्रथम वरीयता और 5 व्यक्ति जो है इनको, और 5 व्यक्ति जो है और 5 व्यक्ति जो इनको देता है प्रथम वरीयता। तो इसमें आपने क्या देखा कि 5 और 2 7 और 2 9, जैसे कि 9 वोट में 5 वोट जो है प्रथम वरीयता एक्स कैंडिडेट को मिल जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि एक्स कैंडिडेट अब विनर हो गया, विजेता हो गया। लेकिन अगर यही परिस्थिति बदल जाता है, अगर मान लीजिए कि 9 वोट में जो है 4 व्यक्ति जो है इसको दे देता है प्रथम वरीयता, ठीक है, और 3 वाई को देता है प्रथम वरीयता और 2 जेड को देता है प्रथम वरीयता। तो अब क्या हुआ कि 4 व्यक्ति प्रथम को वरीयता दिया, दूसरा 3 व्यक्ति दिया वाई को प्रथम वरीयता और जेड को दिया 2 व्यक्ति प्रथम वरीयता। तो इसमें अब क्या हो गया कि 4 वोट जो है प्रथम वरीयता एक्स को तो मिला, लेकिन 3 वोट मिल गया वाई को और 2 वोट मिल गया, 2 वोट मिल गया जेड को। तो राष्ट्रपति चुनाव में जीतने के लिए वैध मतों का जो है 50%, यानी कि वोट कितना होना चाहिए, 50% वोट प्लस 1 वोट अगर इसको मिलेगा तब जाके वो क्या होता है, विनर होता है, यानी कि विजेता। यानी कि विजेता के राष्ट्रपति चुनाव में विजेता के लिए 50 टोटल वोट का 50% प्लस 1 वोट अगर होगा तब जाके वो कैंडिडेट विजेता होगा। जैसे कि मान लीजिए 9 वोटर था, 9 वोटर में 5 वोटर जो है फर्स्ट प्राथमिकता एक्स को दिया और वाई को देता है 2 फर्स्ट प्राथमिकता और जेड को देता है 2 फर्स्ट प्राथमिकता। तो 2 और 2 4 इधर हो जाता है और इधर कितना हो जाता है 5। तब तो ये विजेता हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति इनको फर्स्ट दिया होगा
वो इनको कहीं ना कहीं सेकेंड और थर्ड प्रायोरिटी वाले वोट एक्स को जरूर मिला होगा। तो टोटल वोट का जो 50% से ज़्यादा वोट इन्होंने प्राप्त कर लेता एक्स, इस परिस्थिति में एक्स क्या हो गया, विनर हो गया। अब सेकेंड कंडीशन को थोड़ा और ध्यान से देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये वोट जो परसेंटेज जो हमने बताया 50% प्लस 1 वोट इक्वल टू विनर राष्ट्रपति के लिए, उसको थोड़ा समझिए। तो इसमें आप लोगों ने क्या देखा कि 4 व्यक्ति जो है वो एक्स को फर्स्ट प्राथमिकता देते हैं, जबकि 3 व्यक्ति वाई को फर्स्ट प्राथमिकता देते हैं, जबकि जेड को 2 व्यक्ति फर्स्ट प्राथमिकता देते हैं। लेकिन ये जो है 50% प्लस वोट लेके कोई भी कैंडिडेट इसमें नहीं आ रहा है ना। हमने चर्चा किया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए वही है विजेता जो 50% प्लस 1 वोट लेके आएगा, वही इसका विनर होगा। 4, 3 और 2 इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 50% प्लस 1 वोट लेके आ रहा हो जिनको विजेता घोषित किया जाए। क्यों? क्योंकि 9 वोट का अगर 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 5.5 वोट इनको आना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा वोट एक्स लेके तो आ रहे हैं सेकंड कंडीशन में, लेकिन 50% प्लस वोट लेके नहीं आ रहे, इसलिए ये विजेता अभी नहीं है। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, इसका जो काउंटिंग होता है वो इस तरह से होता है कि जो व्यक्ति सबसे कम वोट लेके आते हैं, है ना, उसके वोट को क्या किया जाता है, उसके वोट को 0 कर दिया जाता है। ठीक है। और इस वाले में जो थर्ड वाले जो सबसे कम वोट लेके आ रहे, इसमें देखा जाता है कि जो ज्यादा वोट लेके आ रहे हैं सबसे पहले, जैसे एक्स वाले को जो ज्यादा वोट यहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी कितना है और इसका वाई को कितना आया है सेकंड थर्ड प्रायोरिटी, तो उसको क्या किया जाता है, इस इनका वोट को जेड वाले को वोट को 0 कर दिया जाएगा और जो व्यक्ति एक्स का जो सेकंड प्रायोरिटी दिया उसको यहाँ से वोट निकाल करके इसमें ऐड कर दिया जाता है और तब जाके काउंटिंग किया जाता है। और उस परिस्थिति में 50% प्लस 1 वोट लेके जब इनको पूर जाता है तब जाके उनको क्या किया जाता है, विजेता घोषित किया जाता है। तो ये था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा चुनाव, जो राष्ट्रपति का चुनाव हमारे देश में भारत में होता है। लोगों ने ये देखा कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से जो है टोटल वैध मतों का 50% प्लस 1 वोट इक्वल टू विजेता यानी विनर, है ना। तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम की चर्चा अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में किया गया, संविधान को, तो ये संविधान के 55वां अनुच्छेद में इस बात की चर्चा की गई है कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से होगा, जिसको हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको निश्चित रूप से समझ गए होंगे। और साथ ही साथ आपको इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें कोई भी पार्टी अपने सांसद, अपने एमपी एमएलए को जो है व्हिप नहीं जारी कर सकता, वो किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि आपको इन्हीं को वोट करना है। तो चलिए अब हम लोग ये समझेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर कौन कौन होंगे, वोट कौन कौन लोग देते हैं, है ना। तो इसकी चर्चा अनुच्छेद जो है 54 में किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जिसको हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, भारत में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसको निर्वाचन कौन करवाता है, इसका निर्वाचन कराता है भारत निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 के तहत इनको ये पावर है कि ये राष्ट्रपति का चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग कराएंगे। आपने कभी कभी ये भी देखे होंगे कि जो परिषद का चुनाव होता है, जो मुखिया का चुनाव, सरपंच का चुनाव, ये राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं, जबकि एमपी, राज्यसभा, एमएलए, राज्य का जो विधानसभा का चुनाव है और राष्ट्रपति का चुनाव, ये भारत निर्वाचन आयोग इसका निर्वाचन करवाते हैं। इसको ध्यान रखना है आपको। कहीं कहीं लोग यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका चुनाव कौन करवाते हैं, तो क्लियर है। और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी अगर मामला होगा, कोई भी केस होता है या कोई भी क्लेम लगता है तो इसका सुनवाई सीधा सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है कि इसमें क्या होना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल में यानी इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। तो सबसे पहले आज हम आपको इस चर्चा कर देते हैं। इसमें भारत के लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, भारत के राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, भारत के सभी राज्य का निर्वाचित विधानसभा के सदस्य एवं सभी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित विधानसभा का सदस्य, ये सभी लोग मिलकर के जो है वोटर होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, है ना। और लोकसभा का जो मनोनीत सदस्य 2 होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं, और जो 12 राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी इसमें वोट नहीं डालते हैं। और किसी भी राज्य में जो विधान परिषद का चुनाव जो होता है, जो जीत के जो विधान परिषद बनते हैं, चाहे वो मुखिया से बने, चाहे टीचर से बनते हैं, चाहे जो भी, चाहे विधान यानी कि विधान कोई भी विधान परिषद का सदस्य इसका
निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में वो निर्वाचक इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं होते हैं। तो चलिए अब हम चर्चा करेंगे 1954 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से इसको वोट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे उस समय के जो विद्वान थे उन्होंने जो इस पर विचार दिए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अगर जनता के माध्यम से डायरेक्ट चुनाव करवाया जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा। और इसको बहुत ज़्यादा खर्चीला करने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि भारत का जो सरकार का जो मेन मुख्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह से ही हमारे राज्य का प्रमुख हमारे राष्ट्रपति होते हैं। इसीलिए इसको ज़्यादा खर्चीला न करते हुए इसका जो निर्वाचक मंडल होता है इसमें सभी जनता नहीं होती, बल्कि जनता के द्वारा जो निर्वाचित जो एमपी होते हैं। चलिए हम इसको देख लेते हैं कौन कौन इसमें होते हैं। इसमें नोट कर लीजिए आप, ये अनुच्छेद 54 में इस बात की चर्चा किया गया भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में। तो इसमें आपको लोकसभा के, नोट कर लीजिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और दूसरा इसमें हो जाएगा, ये पहला हो गया लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तीसरा इसमें हो जाएगा सभी राज्य के, यानी कि राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और इसमें चौथा है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना। तो ये सभी लोग मिलकर के भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, वोट करते हैं, है ना। तो इसमें कौन कौन का, इसको थोड़ा एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, और सभी राज्य के एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और सभी केंद्र शासित प्रदेश के भी निर्वाचित एमएलए, है ना। तो ये सभी मिलकर के क्या करते हैं, ये सब मिलकर के एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, यानी कि निर्वाचक मंडल बनता है। और ये लोग भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और कोई भी पार्टी अपने विधायक और एमपी एमएलए को जो है व्हिप जारी नहीं कर सकता। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है, कोई किसी को वोट दे सकता है। इसमें ध्यान ये दीजिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश में जो है अब तक केवल दिल्ली और पुदुचेरी के जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के भी जो है निर्वाचित सदस्य जो इसमें भाग लेंगे, जो अभी तक हुआ नहीं है, ऐसा आगे हो सकता है, ठीक है। तो अभी जो है दिल्ली, पुदुचेरी के निर्वाचित विधानसभा सदस्य, है ना, ये भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर में भी जो है वहां पे भी जो है आपको विधानसभा का गठन किया गया है, जबकि लद्दाख में ऐसा नहीं किया गया। ध्यान दीजिएगा, भारत का जो राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति, भारत में जो राष्ट्रपति का पद ये ब्रिटेन से लिया गया था, जबकि ब्रिटेन में क्या होता है कि वहां पे राष्ट्रपति के पद पे वहां पे जो वहां के राजा बैठते हैं, जबकि हमारा देश क्या रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक कंट्री का मतलब है कि हमारा देश जो है गणतंत्र है। तो गणतंत्र में क्या होता है कि कोई भी राष्ट्रपति यहाँ बनते हैं तो यहाँ पर चुना हुआ सबसे अगर उच्च पद पे कोई व्यक्ति बैठता है तो वो भारत का राष्ट्रपति होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। इसीलिए भारत क्या एक रिपब्लिक कंट्री है, यानी कि गणतंत्र राज्य है, गणतंत्र देश नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के राजा राष्ट्रपति भी जो है वो निर्वाचित होकर ही जाते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि एमपी एमएलए का जो है, अब एमएलए का मत मूल्य कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग देख लेंगे। तो इसमें ये समझिए, भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये 1971 के जनगणना, 1971 के जनगणना
1971 के जनगणना के हिसाब से भारत में MP, MLA और राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है जो 2026 तक लागू है। ये 84वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐसा किया गया। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है 1971 की जनगणना के हिसाब से चुनाव कराने का, जो जनसंख्या नियंत्रण को पूरी ईमानदारी के रूप में जो भारत का दक्षिण भारतीय राज्य जो है काफ़ी गंभीरता से इसको लागू किया। तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा नहीं पड़ा, तो वहाँ अगर नया परिसीमन का गठन किया जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ के लोगों को जो है घाटा होगा। वहाँ पे क्या होगा कि लोकसभा विधानसभा का सीटें कम होगा, जबकि उत्तर भारत में ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए इसको अब तक टाला गया, लेकिन इसको काफ़ी दिनों तक नहीं टाला जा सकता है। जो इसका वैलिड पॉइंट था उसको मैंने चर्चा कर दिया आपको, ठीक। इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि जितने विधायक होते हैं, MLA होते हैं, राज्य के हिसाब से MLA का मत मूल्य अलग अलग है ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि MLA का मत मूल्य कैसे निकालते हैं। MLA तो यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मत मूल्य निकाला जाता है वो टोटल निकाला जाता है राज्य की जनसंख्या कब का 1971 के जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या बट्टा MLA की संख्या, MLA की संख्या बट्टा गुना 1000। यानी कि इस तरह से हम भाग देते हैं टोटल जनसंख्या में MLA गुने 1000 से जो भाग देते हैं वही क्या होता है हमारे राज्य का MLA के मत मूल्य निकलता है। तो यही क्या होता है हमारे राज्य का MLA का वोट वैल्यू निकल जाता है, ठीक। और अब हम देखेंगे MP का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मत मूल्य कैसे निकालेंगे। तो निर्वाचित MP का मूल्य बराबर होगा आपको टोटल MLA का वैलिड मत मूल्य, है ना, मत मूल्य बटा निर्वाचित MP। निर्वाचित क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस तरह से जो है एक MP का वोट मूल्य निकल के आ जाता है। चलिए थोड़ा इसको फास्ट एक बार रिवीजन आपको करके हम दिखा देते। जैसे कि मत मूल्य हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं, मत मूल्य, है ना। तो मत मूल्य कैसे निकालना है, मत मूल्य निकालना है जब 1971 के जनगणना के आधार पर, ठीक है। तो एक निर्वाचित MLA का मत मूल्य बराबर क्या होगा, राज्य की टोटल जनसंख्या कब का 1971 का जनसंख्या, इसको ध्यान रखना है, बटा निर्वाचित टोटल MLA की संख्या गुने 1000 से भाग देने पर क्या निकल जाएगा, एक निर्वाचित MLA का मत मूल्य निकल जाएगा। इसी तरह से एक निर्वाचित MP का मत मूल्य निकालने के लिए क्या होगा कि टोटल MLA का मत मूल्य बराबर टोटल MLA का मत मूल्य, यानी कि जितने भारत निर्वाचित MLA टोटल का मत मूल्य बट्टा टोटल निर्वाचित MP की संख्या से भाग दे देंगे तो एक MP का मत मूल्य निकल जाएगा। इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है कि MLA का जो मत मूल्य राज्य वाइज अलग अलग हो सकता है। इसी तरह से यूपी में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो यूपी का जो है सबसे ज्यादा क्या है, MLA का मत मूल्य सबसे ज्यादा MLA का मूल्य कहाँ का है, यूपी का। जबकि सिक्किम में सबसे कम है, सिक्किम में सबसे कम MLA का मत मूल्य, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कहने का मतलब है कि MLA का मत मूल्य अलग अलग हो सकता है जबकि MP का मत मूल्य बराबर होगा। तो इसको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा MLA का मत मूल्य यूपी का और सबसे कम सिक्किम का, ये जनसंख्या के आधार पर। और जनसंख्या किस में, 1971 के जनगणना के आधार पर, ठीक। हम लोग अभी जो जनगणना 1971 के हिसाब से जो अभी निकाले हैं MP MLA का मत मूल्य, उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि दक्षिण भारत में जो है जनसंख्या नियंत्रण का जो ईमानदारी पूर्वक वहाँ पे लागू किया गया, उससे क्या होता है कि दक्षिण भारतीय राज्य का जनसंख्या उतना नहीं बढ़ा जितना उत्तर भारतीय राज्य की जनसंख्या बढ़ा। तो अगर नया परिसीमन आयोग का गठन किया जाता, अगर नया रिवाइज किया जाता है MP MLA की सीटों की संख्या, तो जनसंख्या के आधार पर उत्तर भारतीय राज्य में बहुत ज़्यादा हो जाता और दक्षिण भारतीय राज्य में उतना नहीं बढ़ता। इससे दक्षिण भारतीय राज्यों को क्या होता है, नुकसान होता है MP MLA के सीटों की संख्या में। इसीलिए 1971 के जनगणना को आज भी लागू किया जा रहा है, जो 84वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना, 84वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपको इसको 2026 तक बढ़ा दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। 84वां संविधान संशोधन
के द्वारा कब तक, 2026 तक यही सीट रहेगा MP MLA का। 2026 के बाद बदलेगा। लेकिन तर्क कुछ भी हो, लेकिन इसको बहुत आगे तक इसको नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए इसको नया रिवाइज तो किया ही जाएगा, इसको ध्यान रखना है। तो उसके लिए हम आगे फिर चर्चा करेंगे कभी। इसको हमने पहले अभी ये देख रहे हैं कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग देख रहे हैं। वैसे इसका एक मत मूल्य निकाला गया है, तो प्रत्येक MP का जो है मत मूल्य जो है आपको टोटल है 708, है ना। और भारत में जो है टोटल MP जो है अभी 776 वोट करेंगे। इसमें 776 में जो है इसमें आपको 543 हो जाएगा लोकसभा, ठीक है। और 245 में जो है 12 आप हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, और 233 आपको हो जाएगा राज्यसभा का। कितना हो गया, 3 3 6, 4 2 6, 4 3 7, 5 2 7, यानी कि 708 टोटल क्या है, एक MP का मत मूल्य हुआ, उसको ध्यान रख सकते हैं। और टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा मिलाकर कितना वोट करेगा, 776। 776 कैसे था, 543 लोकसभा। आपको पता है कि 545 टोटल जो लोकसभा है उसमें 2 जो है ना वो एंग्लो इंडियन को वहां पे मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्यसभा में जो 245 है उसमें 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो वोटर नहीं होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, इसलिए वो हट जाएंगे। तो कितना बच जाएंगे, 233। तो 543 लोकसभा प्लस 233 राज्यसभा, टोटल 776 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वोटर होगा राष्ट्रपति चुनाव में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे कि इसका क्वालिफिकेशन, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन यानी कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन, इसमें सबसे पहला है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक चीज नहीं चर्चा किया गया है कि भारत का नागरिक कैसा होना चाहिए, जन्मजात होना चाहिए या वो नागरिकता ले ले। जबकि अमेरिका में क्या है कि वहां पे ऐसा मेंशन किया गया है कि वहां पे जन्मजात अमेरिका का नागरिक होगा, वही अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पे सीधा संविधान में मेंशन है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसका दूसरा क्वालिफिकेशन है, उनका जो आयु है ना वो 35 वर्ष पूरा हो चुका हो, 35 वर्ष पूरा होना चाहिए, ठीक है। और इसमें तीसरा है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, है ना, लोकसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, ठीक है। और चौथा है कि वो किसी लाभ के पद पर न हो, है ना, किसी लाभ के पद पर न हो। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वो भारत में मंत्री चाहे राज्यपाल इस सब को लाभ के पद पे नहीं माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 4 अहर्ता होना चाहिए किसको, उस एक व्यक्ति को जो भारत के राष्ट्रपति बनेंगे। ये 4 है क्वालिफिकेशन भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। जो भारत के राष्ट्रपति हैं चाहे उपराष्ट्रपति, वो भी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, और वह व्यक्ति कितना भी बार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। जबकि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। यहाँ का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये दोनों भी राष्ट्रपति का कैंडिडेट बन सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनने के लिए इसमें जो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, चाहे वो MP भी हो सकता है और MLA भी हो सकता है। फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो आगे भी अगर आप देखना चाहते हैं, अपने तैयारी को बिल्कुल सीरियस होकर कर रहे हैं आप, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी दबा कॉल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आपकी तैयारी बेहतर होते जाए। अगर अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि और भी दोस्त फ्रेंड्स को उनको भी तैयारी मदद मिले। थैंक यू।